हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीरज और स्वागत है आपका दर्शन अकेडमी पर। हम सितंबर 2022 के करंट अफेयर की राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान जो करंट अफेयर है उसकी बात कर चुके हैं, जो कि हम क्रोनोलॉजी पर बेस्ड क्लासेज लेते हैं। क्रोनोलॉजी से ही पूरा मैं मटेरियल तैयार करता हूँ, फिर आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। और इसकी इन सब की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी हमने शेयर कर दी है। तो अगर आपको PDF देखनी हो तो आप वहाँ पे देख सकते हो टेलीग्राम चैनल पर जाकर, और आपको क्लासेस देखनी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप पहले प्लेलिस्ट में देख सकते हो। ये जो राजस्थान की सभी एग्जाम्स हैं जो अभी आप आयोजित होने वाली हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, और हम शीघ्र ही इसकी जो टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं। और इन लिंक पे जो आपको PDF टेलीग्राम पर भेजूंगा उस पर लिंक पे आप क्लिक करके यूट्यूब उस पर जा सकते हो। तो इसके अलावा राजस्थान की अर्थव्यवस्था की एक सीरीज भी मैंने स्टार्ट की है, जो कि सभी एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती है। और अध्याय 8 जो इसका है उसमें पार्ट 1 जो होता है शिक्षा वाला, 2 पार्ट हैं अध्याय 8 में, शिक्षा और स्वास्थ्य है, जिसमें पार्ट 1 शिक्षा मैंने शेयर कर दिया है आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर। बहुत ही शानदार PDF है उसकी, और अभी आप देख सकते हो टेलीग्राम चैनल पर जाके। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सितंबर करंट अफेयर। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इसमें टॉपिक क्या क्या रहेगा आपका। तो पुरस्कार एवं सम्मान रहेगा, नियुक्तियां, निधन, प्रमुख युद्ध अभ्यास रहेगा और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो भी हमारे बच जाते हैं इसके अलावा, तो वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले है इम्पोर्टेंट है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें क्या है कि ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है, 24 भाषाओं में अगर कोई साहित्यकार अपनी उस भाषा में रचना करता है तो उनको ये पुरस्कार दिए जाते हैं। 24 भाषाएं कौन सी हैं? तो 22 भाषाएं तो संविधान में उल्लिखित है। ठीक है, आपको पता होगा कि 8वीं अनुसूची है जो हमारी संविधान की, उसमें हमारे 22 भाषाएं उल्लिखित हैं। पहले 14 भाषाएं थी संविधान जब बना था उस टाइम पे, फिर बाद में विभिन्न संशोधनों के माध्यम से 8 भाषाएं और जोड़ी गई हैं। उसमें क्या है, अब 22 भाषाएं हो गई हैं। तो 22 जो भाषाएं हैं वो तो संविधान में उल्लिखित हैं, जिनमें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं। और 2 भाषाएं एक्स्ट्रा हैं, एक है राजस्थानी और एक है अंग्रेजी। ठीक है, राजस्थानी और अंग्रेजी। आपको पता ही होगा कि राजस्थानी जो भाषा है वो हमारे संविधान में उल्लिखित नहीं है। तो राजस्थानी व अंग्रेजी 2 भाषाओं को मिलाकर टोटल 24 भाषाएं हैं जिनमें ये पुरस्कार दिया जाता है। तो हम कुछ भाषाओं में जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम देख लेते हैं। हिंदी में दिया गया है ये पुरस्कार भगवंत अनमोल को। ठीक है, हिंदी में भगवंत अनमोल को दिया गया है। इस रचना के लिए उन्होंने प्रमेय नामक एक उपन्यास लिखा है। ठीक है, प्रमेय नामक उपन्यास लिखा है। ये युवा पुरस्कार है भाई। ठीक है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। युवा पुरस्कार इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि 35 वर्ष से कम जो वाले साहित्यकार हैं उनको दिया जाता है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। तो भगवंत अनमोल को दिया गया हिंदी में, रचना है उनकी प्रमेय। ठीक है, प्रमेय नामक उपन्यास। अंग्रेजी में दिया गया है मिहिर वत्स को। अंग्रेजी में किसको दिया गया है? मिहिर वत्स को। उन्होंने क्या लिखा है? तो उन्होंने एक यात्रा वृत्तांत लिखा है। किसका? टेल्स ऑफ हजारीबाग। जो हजारीबाग आपके झारखंड में पड़ता है उसके टेल्स ऑफ हजारीबाग, एन इंटीमेट एक्सप्लोरेशन ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू। ठीक है, जो छोटा नागपुर का पठार है उसके बारे में उन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत शेयर किया है, उस पर उन्होंने बुक लिखी है। तो उसी के आधार पर मिहिर वत्स को क्या दिया गया है 2022 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार अंग्रेजी भाषा के लिए। तो 2 हमने पढ़ लिए, हिंदी में भगवंत अनमोल को प्रमेय नामक उपन्यास के लिए, और अंग्रेजी में मिहिर वत्स को टेल्स ऑफ हजारीबाग, एन इंटीमेट एक्सप्लोरेशन ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू के लिए। अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है राजस्थानी भाषा में किसको मिला है? तो राजस्थानी भाषा में मिला है आशीष पुरोहित को। आशीष पुरोहित को मिला है ये। उन्होंने कविता संग्रह लिखा है एन्नाण नाम से। ठीक है, एन्नाण ऐसे लिखा जाता है, एन्नाण। ठीक है, एन्नाण नाम से कविता संग्रह लिखा है, उसमें बहुत सारी कविताएं हैं। तो उसमें उनको क्या मिला है? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 मिला है। नेक्स्ट हम थोड़ा सा इसमें देख लेना कि आप पुरस्कार के रूप में क्या देते हैं। इसमें ताम्र पत्र और 50,000 रुपये की राशि देते हैं। ये आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में कोई नहीं पूछने वाला इसको, जस्ट एक समझने के लिए मैंने लिख दिया है इसको। मैं अब आपको क्लास में मैं ये भी बताता चलूँगा कि कौन सी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट कम है, कौन सी ज़्यादा हैं। अगर आप PDF पढ़ोगे तो आपको शायद इसमें दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप ये भी याद करने लग जाओगे उसमें, बाकी ये याद करने की चीज़ है नहीं।
नेक्स्ट हम देखते हैं साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार। जो साहित्य अकादमी है उस वो बाल साहित्य पर भी पुरस्कार देती है। वो तो था युवा पुरस्कार, जो युवा साहित्यकार उनको देते हैं। यह है बाल साहित्य पुरस्कार। बच्चों के लिए कोई साहित्य अगर लिखा जाए, किसी ने लिखा है तो उसको उनमें उन साहित्यकारों को भी पुरस्कार दिया जाता है। वही सेम बात इसमें है, 24 भाषाओं में, 22 संविधान में उल्लिखित प्लस 2 राजस्थानी और अंग्रेजी के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी में ये किसको दिया गया है। हिंदी में दिया गया है क्षमा शर्मा को, ठीक है, क्षमा शर्मा को। और इनकी रचना है वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, अपने आप याद हो जाएगी। क्षमा शर्मा की चुनिंदा बाल कहानियाँ, इनके लिए इसको कहानियों का संग्रह है बच्चों के लिए, उसके लिए इनको जो बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है हिंदी भाषा के लिए, ठीक है, क्षमा शर्मा को। नेक्स्ट है अंग्रेजी भाषा के लिए किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है अर्शिया सत्तार को, ठीक है, अर्शिया सत्तार को ये दिया गया है। किसके लिए, उनकी पुस्तक है एक महाभारत फॉर चिल्ड्रन, मतलब बच्चों के लिए एक महाभारत की उन्होंने कोई पुस्तक लिखी है, महाभारत फॉर चिल्ड्रन। तो उसके लिए उनको दिया गया है क्या, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। तो 2 हमने देख लिए, हिंदी और अंग्रेजी के। अब हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट राजस्थानी में किसको दिया गया है बाल साहित्य पुरस्कार 2022 का। ये दिया गया है विश्वामित्र दाधीच को, विश्वामित्र दाधीच को दिया गया है। इन्होंने कविताओं का संग्रह लिखा है मछल्यारा आंसू, ये 6 है, ठीक है, 6 है। यार क्या हो रहा है इसमें, मछल्यारा आंसू, मछल्या, यहाँ पे क्या है, मछल्या, ठीक है, मछल्या आंसू है। और इसमें पुरस्कार राशि सेम ही है, बाकी ये आपको याद रखने की जरूरत है नहीं। ये कविता संग्रह आप याद रखना। मछल्यारा आंसू के लिए इनको क्या दिया गया है, राजस्थानी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है विश्वामित्र दाधीच को। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022। यूनेस्को जो हमारी है वो शांति पुरस्कार देती है हर साल। तो 2022 के लिए किसको दिया गया है, ये एंजेला मर्केल को दिया गया है। एंजेला मर्केल कौन है, तो ये जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं। और क्यों दिया गया इनको, तो इन्होंने 2015 में एक शरणार्थी संकट आया था, उसमें इन्होंने जर्मनी में शरणार्थियों का स्वागत किया था, उनके लिए रास्ते बंद नहीं किए, उनका स्वागत किया। इसके लिए इनको क्या दिया गया है, 2022 का यूनेस्को शांति पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। ये जो पुरस्कार है यूनेस्को शांति पुरस्कार, इसका आधिकारिक नाम या पूरा नाम क्या है, ये है फेलिक्स होफोहेट बोगेन यूनेस्को शांति पुरस्कार, ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। ये बाकी आपको याद रखने की ज़्यादा जरूरत है नहीं। ये क्यों इसका नाम रखा गया है ये आपको मैं बता देता हूँ। ये फेलिक्स होफोहेट बोगेन, ये जो है ना, ये अफ्रीका में एक, पश्चिमी अफ्रीका में एक देश पड़ता है माली नाम से, उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में, उसके राष्ट्रपति रह चुके हैं फेलिक्स होफोहेट बोगेन। इन्हीं के सम्मान में इनके नाम जोड़ा गया है इसमें, फेलिक्स होफोहेट बोगेन यूनेस्को शांति पुरस्कार। तो इसका पूरा नाम हो गया है, इसको दिया गया है इस बार ये एंजेला मर्केल को। नेक्स्ट है कीर्ति चक्र से सम्मानित वीर। कीर्ति चक्र से इस बार सम्मानित किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। किन वीरों को सम्मानित किया है, तो NK देवेंद्र प्रताप सिंह, कांस्टेबल सुदीप सरकार, कौन है, NK देवेंद्र प्रताप सिंह, कांस्टेबल सुदीप सरकार मरणोपरांत। और यह उप निरीक्षक पाउती सेंट गुइते, ये मरणोपरांत है, पाउती सेंट गुइते। बाकी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई है नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन आज तक पूछा नहीं गया वैसे। तो ये 3 बंदों को, इन 3 हमारे सैनिकों को दिया गया है या कीर्ति चक्र दिया गया, ठीक है। और मतलब 13 के लगभग सैनिकों को शौर्य चक्र दिया गया था। तो इतनी ज़्यादा इसलिए याद रखने की जरूरत है नहीं, बाकी बहुत अच्छी बात है ये, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, थोड़ा सा आप देख लेना कि ये जो आपको नॉलेज हो जाएगा कि अशोक चक्र, महावीर चक्र, परमवीर चक्र, वीर चक्र होते क्या हैं। तो शांति काल में, शांति काल अर्थात जब युद्ध नहीं चल रहा है, तो उसमें वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार है अशोक चक्र, सबसे बड़ा क्या है, शांति काल में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार है अशोक चक्र। उसके बाद में है महावीर चक्र, ठीक है, महावीर चक्र। और युद्ध काल में वीरता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार है परमवीर चक्र, ठीक है, परमवीर चक्र। उसके बाद में है वीर चक्र, ठीक है, वीर चक्र। सिंपली है, अशोक चक्र कैसे याद रखोगे, तो अशोक जो महान शासक हुआ था,
उसने अपने लास्ट टाइम में शांति के लिए बहुत सारा काम किया था। तो आप शांति के लिए अशोक को याद करते ही हैं, तो अशोक चक्र याद रखना। फिर भगवान महावीर को याद रखना शांति के लिए, आप तो महावीर चक्र हो गया। और युद्ध में तो ज़्यादा वीरता चाहिए, तो वहाँ पे परमवीर पहला और फिर दूसरा वीर चक्र हो गया, ऐसे याद रख लेंगे इसको। नेक्स्ट है वर्ष 2021-22 के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय फुटबॉलर। 2021-22 के वर्ष के लिए जो हमारा है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, उसने जो सर्वश्रेष्ठ भारतीय फुटबॉलरों की क्या की है, घोषणा की है। तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी तो हैं सुनील छेत्री, और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी हैं महिला कल्याण, ठीक है, मनीषा कल्याण। मनीषा कल्याण क्या है, सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी हैं मनीषा कल्याण, और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है, सुनील छेत्री। नेक्स्ट हम देखते हैं शशि थरूर के बारे में एक जानकारी है, क्या है, इन्हें फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है, सेवेलियर डे ला लीजियन डी, सेवेलियर डे ला लीजियन डी, या इसको इंग्लिश में बोला जाता है द लीजन ऑफ ऑनर, द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। और शशि थरूर आपको पता ही होगा तिरुवनंतपुरम जो केरल में है, वहाँ से कांग्रेस की तरफ से सांसद हैं, और हाल ही में आपको पता ही होगा कि इन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के जो पद के लिए इन्होंने फोरम में भरा है, और ये मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने कांग्रेस का चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए। इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है, सेवेलियर डे ला लीजियन डी। देखो आपको मैं बताता हूँ कि ऐसा कोई अजीब सा नाम होना पुरस्कार वगैरह में या कहीं पे भी, तो आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम देनी है, मेंस एग्जाम आपको नहीं देनी है। मेंस एग्जाम अगर आपको देनी भी है जैसे आरएस में, तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे वैसे, है ना। तो यहाँ पे आप क्या करो, इस इतने बड़े पुरस्कार में से कोई भी एक अच्छा सा नाम पकड़ लो। जैसे सेवेलियर आप याद रख लो, सेवेलियर कि शशि थरूर को सेवेलियर पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, सेवेलियर पुरस्कार दिया गया है, या फिर लीजियन पुरस्कार दिया गया है। तो आपको जब भी आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ऑप्शन देखोगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि ये पुरस्कार दिया गया है शशि थरूर को, ठीक है। पूरा नाम आप रटने बैठोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, याद भी नहीं होगा सही तरीके से, तो कोई फायदा नहीं है पूरा नाम रटने में। तो आप सिर्फ थोड़ा सा देख लेना, आगे भी आपको मैं बता दूंगा, देखो एक दो जगह और आएगा यही बात। नेक्स्ट है जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग। जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग कौन है, कनाडा के विद्वान हैं। ये जो इनको वर्ष 2021 के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, कौन है, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल फॉर कल्चरल रिलेशंस के प्रतिष्ठित, इसका एक पुरस्कार है ICCR का इंडोलॉजिस्ट पुरस्कार। इंडोलॉजिस्ट पुरस्कार दिया गया है किसको, जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग को, जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग को दिया गया है। और ये पुरस्कार किसको देते हैं, तो कोई भी एक विदेशी विद्वान जो भारतीय अध्ययन के, भारतीय मतलब जो भी भारत में कुछ भी जो पौराणिक कथाएं हैं, पौराणिक चीज़ें हैं, भारत की संस्कृति है, उनके ऊपर शिक्षण करता है, अनुसंधान करता है, तो उसके क्षेत्र में इनको क्या दिया जाता है, उनको अगर उत्कृष्ट योगदान है तो उनको दिया जाता है, उन विद्वानों को, किसको, विदेशी विद्वानों को दिया जाता है। कौन देता है, तो ICCR भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद इस पुरस्कार को देता है, ठीक है। कौन है, जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग, कनाडा के विद्वान। ओके, कौन सा पुरस्कार दिया गया है, इंडोलॉजिस्ट पुरस्कार दिया गया, ठीक है, इंडोलॉजिस्ट पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट हमारा पुरस्कार वगैरह है खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 15वां अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड, ठीक है, 15वां अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड। ये कहाँ पे हुआ था, तो ये जॉर्जिया जॉर्जिया में हुआ था। जॉर्जिया कहाँ पे है, तो ये पूरी यूरोप में एक देश है, यहाँ पर ये ओलंपियाड आयोजित हुआ था। भारत ने इस ओलंपियाड में पदक तालिका में तीसरा स्थान प्राप्त किया, ठीक है। कौन सा स्थान प्राप्त किया, आपसे कोई पूछे, तीसरा स्थान प्राप्त किया। और भारत इसमें सिंगापुर के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहा था। इसमें स्वर्ण पदक विजेता 3 जने हैं भारत के। एक तो है राघव गोयल चंडीगढ़ से, दूसरे हैं मोहम्मद साहिल अख्तर कोलकाता से, और मेहुल बोराद कहाँ पे हैं, हैदराबाद से, ठीक है। इन तीनों का नाम आप याद रख लेना, राघव गोयल, मेहुल बोराद और मोहम्मद साहिल अख्तर, ये क्या हैं, स्वर्ण पदक विजेता हैं, और भारत तीसरे स्थान पे रहा है इसमें। नेक्स्ट है डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार। डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार, ये किसको दिया गया है, 2022 का प्रख्यात उड़िया लेखिका
डॉक्टर प्रतिमा रे को दिया गया, ठीक है, प्रतिमा रे को दिया गया है। और ये पुरस्कार जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति जो अभी अभी सेवानिवृत्त हुए हैं, कौन, वेंकैया नायडू, ठीक है, उन्होंने इनको पुरस्कार दिया गया है, डॉक्टर प्रतिमा रे को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022, ठीक है। तो हमने काफ़ी पुरस्कार देख लिए। अब हम एक बार थोड़े से वन लाइनर की तरफ चलते हैं, उसमें कुछ पुरस्कार दिए गए हैं। तो दलाई लामा जो हैं तिब्बती आध्यात्मिक गुरु, उनको मानवता की सेवा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डीपाल आरएनजीएम डस्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, डीपाल आरएनजीएम डस्टन पुरस्कार। तो अभी अभी आपको मैंने बताया था कि ऐसा कोई पुरस्कार वगैरह हो या अजीब सा नाम हो तो आपको पूरा नाम याद रखने की कोई भी ज़रूरत है नहीं। तो आप इन तीनों में से कोई भी जो आपको उचित लगे वो याद रख लेना आप। तो आप जब भी एग्जाम में अगर देखोगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि जो डीपाल पुरस्कार आप याद रख लो या फिर डस्टन पुरस्कार याद रख लो, तो किसको दिया गया है, ये डीपाल पुरस्कार, डस्टन पुरस्कार दलाई लामा को दिया गया है। नेक्स्ट है अभिनेता हैं एक जो कि लास्ट ईयर उनकी मृत्यु हो गई थी, कन्नड़ अभिनेता पुनीत राजकुमार। उनको कर्नाटक के जो सीएम है बसवराज बोम्मई ने मरणोपरांत कर्नाटक रत्न अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है। ये बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है नहीं, क्योंकि राज्य सरकार की है, दूसरे राज्य का है, ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। थोड़ा सा इनके बारे में आप देख लेना जो मैंने बताया आपको। अब हम देखते हैं निर्वाचन नियुक्तियां या मनोनयन जो अभी हुए हमारे करंट में। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारी यही है कि हमारे 49वें मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं उदय उमेश ललित, ठीक है, उदय उमेश ललित बने हैं हमारे 49वें 49th मुख्य न्यायाधीश बने हैं। किसकी जगह बने हैं, तो ये हमारे 48वें जो सीजेआई थे एनवी रमन्ना, उनके सेवानिवृत्त होने के बाद में ये बने हैं। इनको यूयू ललित भी बोलते हैं। और ये उनके जो रमन्ना के सेवानिवृत्त होने के बाद में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश थे, ठीक है, वरिष्ठतम न्यायाधीश थे। और रमन्ना जी ने इनको क्या किया था, केंद्र सरकार को प्रस्ताव दिया था कि इनको बनाया जाए। तो केंद्र सरकार ने उनके जो प्रस्ताव पर अमल करते हुए क्या किया, यूयू ललित जो हमारे न्यायाधीश थे उनको सीजेआई बना दिया। और ये कौन से नंबर के हैं, 49वें हैं। इनका निर्वाचन कौन करता है, इनको नियुक्त कौन करता है, निर्वाचित नहीं, नियुक्त कौन करता है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करती हैं। शपथ इनको कौन, राष्ट्रपति दिलाता है। और ये भारत के दूसरे सीजेआई हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने से पहले किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं थे। ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, कोई पढ़े तो पढ़ लेना। बाकी आप ये देख लेना कि कौन से नंबर के हैं, 49वें नंबर के यूयू ललित बने हैं। इनको शपथ राष्ट्रपति जी दिलाते हैं और इनको नियुक्त भी राष्ट्रपति ने ही किया है, ठीक है। नेक्स्ट है सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के मुख्य हैं। आपको होता है केंद्रीय सतर्कता आयोग, ठीक है, आपको आगे वाले पेज में बताऊंगा। देखो मैं यहाँ पे लिखा हुआ है पूरे डिटेल इसके बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट आयोग है। आईएएस की तो सिलेबस में डायरेक्टली लिखा हुआ है। तो इनको राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, चीफ विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त किया है, ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त इनको नियुक्त किया है। पहले कौन थे, संजय कोठारी थे और इनके स्थान पर इनको लगाया गया है। ये क्या है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रमुख हैं। अब हम देखते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग क्या है, सीवीसी है क्या, चीफ विजिलेंस कमीशन क्या है। तो ये स्थापना इसकी हुई थी फरवरी 1964 में। के संथानम समिति की सिफारिश पर इसकी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम से पूछा जा चुका है। किस समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी, तो के संथानम समिति की सिफारिश पर फरवरी 1964 में स्थापना की थी। उस टाइम में इसको ऐसे ही मंत्रिमंडल की सिफारिश पर स्थापना कर दी इसकी, कोई इसके पास कानूनी दर्जा नहीं था। लेकिन बाद में 2003 में जो ये केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम लाया गया, कब लाया गया, 2003 में, और इसको सांविधिक या कानूनी दर्जा दिया गया, ठीक है। ये जो सीवीसी है ना, इसकी पावर देखो आप, किसी भी मंत्रालय के अधीन नहीं है, डायरेक्ट स्वतंत्र संसद के प्रति उत्तरदायी है। इसमें 3 सदस्य होते हैं, जिसमें से एक अध्यक्ष जिसको हम बोलते हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है, और 2 होते हैं सतर्कता आयुक्त, ठीक है। तो 3 सदस्य होते हैं टोटल, अध्यक्ष सहित। इन जो तीनों का कार्यकाल कितना होता है, 4 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो उनका कार्यकाल होता है ना। तो ये आपके बारे में देख लिया। किसको बनाया है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, सुरेश एन पटेल को।
और जो हमारे 49वें सीजीआई कौन बने हैं, तो जस्टिस यूयू ललित बने हैं। नेक्स्ट है समीर वी कामत। मैं आपको बता देता हूं कि ये जो हमारा पोर्शन न चल रहा है ना, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जाम में पूछ जाते हैं, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये, आप इसको छोड़ना मत, जरूर पढ़ना। समीर वी कामत कौन है? डीआरडीओ के नए अध्यक्ष हैं। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1958 को इनकी स्थापना हुई थी, ठीक है, 1 जनवरी 1958 को। और डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन बने हैं? समीर वी कामत। इन्होंने जी सतीश रेड्डी का स्थान लिया है। इनको अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का क्या बना दिया गया है? वैज्ञानिक सलाहकार बना दिया गया है जी सतीश रेड्डी को। नेक्स्ट है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। आपने नाम सुना हो कभी? भारत के क्या रह चुके हैं? आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं। और अब इनको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में भारत की तरफ से कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया, ठीक है, कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है IMF में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी नियुक्ति हुई है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, ये भी इंपॉर्टेंट है। नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी ये कौन है? ये CSIR की पहली महिला महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल हैं, महानिदेशक हैं। कौन? नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। CSIR क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये CSIR है। और CSIR क्या है? जो भी वैज्ञानिक भारत में चीजें होती हैं उनमें क्या है, सबसे बड़ी एक संस्था है। वैज्ञानिक और जो औद्योगिक क्षेत्र में जो भी खोज होती है, अनुसंधान होता है, उसमें भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास संगठन है, ठीक है। और इसके अंदर काफ़ी प्रयोगशालाएं आती हैं, तो उनके माध्यम से ये कार्य करता है। नेक्स्ट है विश्वनाथ आनंद, इनको अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE इसको बोलते हैं, उनका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और अर्कडी ड्वारकोविच को अध्यक्ष पद के लिए दूसरे कार्यकाल हेतु चुना गया है। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत के तो विश्वनाथ आनंद 5 बार ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं। और ये चुना हुआ नहीं, 44वां जो ओलंपियाड हुआ था, शतरंज ओलंपियाड चेन्नई में, वहीं पे चुना हुआ, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो भारत में ही ये चुना हुआ है। और भारत के उपाध्यक्ष बने हैं इसके विश्वनाथ आनंद, और अर्कडी ड्वारकोविच को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या हमने देखा है। तो जस्टिस यूयू ललित तो बने हैं 49वें CGI, सुरेश सेन पटेल बने हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, और समीर वी कामत बने हैं DRDO के नए अध्यक्ष, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम बने हैं IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी बनी है CSIR की पहली महिला निदेशक, और विश्वनाथ आनंद बने हैं अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE के उपाध्यक्ष। अब हम निधन के बारे में बात करते हैं, किन किन महान हस्तियों का इस महीने में निधन हो गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं राकेश झुंझुनवाला का देखते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? हैदराबाद में, लेकिन इनके पूर्वज कहाँ से थे? झुंझुनू, हमारे राजस्थान से थे, झुंझुनू से थे। इन्हें भारत का वॉरेन बफेट, शेयर बाजार का बिग बुल इनको कहा जाता था। इनके बारे में एक स्टोरी है कि इन्होंने कॉलेज के टाइम पे 5000 रुपये से शेयर बाजार में क्या रखा था? कदम रखा था, और बाद में शेयर बाजार में नई नई ऊंचाइयों को छूते गए, और इसीलिए इनको भारत का वॉरेन बफेट और या फिर शेयर बाजार का बिग बुल इनको कहा जाता है। हाल ही में इन्होंने आकाशा एयरलाइंस शुरू की थी। कब की थी शुरू? 7 अगस्त को शुरू की थी, और इनकी डेट हुई थी 14 अगस्त को। तो 7 दिन के बाद में इनकी डेथ होगी। कौन सी एयरलाइन शुरू की थी? आकाशा एयरलाइंस। नेक्स्ट है समर बद्रू बनर्जी। ये क्या है? भारतीय फुटबॉलर हैं, फुटबॉलर हैं। 1956 का जो हुआ था ना, मेलबर्न ओलंपिक हुआ था, उसमें फुटबॉल में इन्होंने भारतीय टीम की कप्तानी की थी। और इस ओलंपिक में भारत चौथे स्थान पे रहा था, ठीक है, चौथे स्थान पे रहा था। कांस्य पदक के लिए भारत और बुल्गारिया का मैच हुआ था, उसमें भारत हार गया था, खैर, लेकिन भारत उसमें चौथे स्थान पे रहा था। और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था भारत का ओलंपिक फुटबॉल खेल में। और
उस युग को भारतीय फुटबॉल का स्वर्णिम युग कहा जाता है। ठीक है, फुटबॉल का स्वर्णिम युग कहा जाता है। उसके बाद में भारत ने ओलंपिक में फुटबॉल में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, तो उस टाइम स्वर्णिम युग था। और उस टाइम कप्तान कौन थे? संबर बद्रू बनर्जी, और इनका अब देहांत हो गया है। नेक्स्ट है अयमान अल जवाहिरी। अयमान अल जवाहिरी ये क्या है? अलकायदा प्रमुख था जो अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया। ठीक है, अलकायदा क्या है? एक आतंकवादी संगठन है जिसके बारे में आपने सुना होगा। अगर नहीं सुना तो थोड़ी सी ब्रीफिंग आपको कर देता हूं मैं। इसका जो प्रमुख था ना पहले क्या था? ओसामा बिन लादेन था। मई 2011 में यूएसए ने एबटाबाद पाकिस्तान में इसको मारा था, आपको याद हो, कहीं पे देखा हो आपने। इसके मरने के बाद में, लादेन के मरने के बाद में अल जवाहिरी था ना, यही अलकायदा का प्रमुख था। लेकिन अब वर्तमान में अमेरिकी ड्रोन हमले में इसको भी मार दिया गया। ठीक है, तो हमने 3 चीजें देखी निधन में, राकेश झुनझुनवाला, समर बद्रू बनर्जी और अयमान अल जवाहिरी। ठीक है, फिर हम देखते हैं चर्चित व्यक्ति इस महीने में कौन रहे हैं। तो ये हैं प्रोफेसर रामाधार सिंह। ठीक है, रामाधार सिंह रहे हैं। ये क्या है? यूएस, इसको थोड़ा बड़ा लिखना था, यूएस जो यूनाइटेड स्टेट्स है अमेरिका में, अमेरिका यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है, यूएसए हेरिटेज ऑफ फेम में जगह पाने वाले पहले व एकमात्र भारतीय सामाजिक मनोवैज्ञानिक बने। ठीक है, यूएस का एक हेरिटेज ऑफ फेम है, किसमें? अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं, तो सामाजिक जो मनोविज्ञान है उसके क्षेत्र में हेरिटेज ऑफ फेम में जगह पाने वाले पहले व एकमात्र भारतीय सामाजिक मनोवैज्ञानिक बने हैं। और ये क्या है? मनोविज्ञान और प्रबंधन के क्षेत्र में क्या है? शोध करते हैं। ठीक है, तो आप नाम याद रख लेना, रामाधार सिंह, हेरिटेज ऑफ फेम में जगह पाने वाले पहले व एकमात्र भारतीय सामाजिक मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, आप ये याद रख लो, साइकोलॉजिस्ट हैं ये, और जिनको हेरिटेज ऑफ फेम में जगह मिली है। अब हम देखते हैं चर्चित स्थल। चर्चित स्थल में है एक मंडला जिला, एमपी, मध्य प्रदेश में। इसने क्या कारनामा किया है? तो ये देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला है। ठीक है, कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला। कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला क्या होता है? तो ऐसे जिला जिसमें लोगों को साइन करना जाए, सभी लोगों को साइन करना जाए, नाम लिखना जाए। ठीक है, गिनती कुछ गिनना है, जैसे इसकी सही तरीके से परिभाषा देते हैं। एक व्यक्ति को कार्यात्मक रूप से साक्षर तब कहा जाता है जब वह अपना नाम लिखने, संख्या गिनने और हिंदी में या प्रमुख भाषा के अलावा अन्य भाषा में पढ़ने और लिखने में क्या होता है? सक्षम होता है। ठीक है, किसी एक भाषा में पढ़ लिख ले, वो हिंदी में, या फिर अपनी कोई प्रमुख भाषा में, इंग्लिश में ले चाहिए, और अपना नाम लिख सके, संख्या गिन सके। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कार्यात्मक रूप से साक्षर। और पूर्ण रूप से कार्यात्मक रूप से साक्षर हो गया है कौन सा जिला? मंडला जिला। भारत का पहला है ये मंडला जिला, और वैसे ये आदिवासी बहुल जिला है, लेकिन इसको अब कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला ये बन गया। ठीक है, अब हम देखते हैं चर्चित पुस्तकें इस महीने में कौन सी रही हैं। तो पहली है द हीरो ऑफ टाइगर हिल। द हीरो ऑफ टाइगर हिल। टाइगर हिल आपने नाम सुना होगा, कारगिल का जो युद्ध हुआ था उसमें इंपॉर्टेंट इसका भूमिका रही थी टाइगर हिल की, काफ़ी इंपॉर्टेंट चोटी थी ये। तो इसके बारे में द हीरो ऑफ टाइगर हिल लिखी है कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव ने। कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव ने क्या लिखी है? द हीरो ऑफ टाइगर हिल। और आपको याद कैसे करेंगे? तो भाई हीरो ऑफ टाइगर हिल कौन लिखेगा? कोई कैप्टन वैप्टन लिखेंगे, तो कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव ने लिखी थी ये। एक लिखी है शिवाजी इंडियाज ग्रेट वॉरियर किंग। शिवाजी इंडियाज ग्रेट वॉरियर किंग, ये लिखी है वैभव पुरंदरे ने। वैभव पुरंदरे ने लिखी है। कैसे याद रखेंगे इसको? तो भाई आपको पता हो अगर कि 1665 में पुरंदर की संधि की थी शिवाजी ने। ठीक है, पुरंदर की संधि की थी शिवाजी ने औरंगजेब के साथ। तो उससे याद रख लो कि भाई पुरंदर की संधि, यहाँ पे पुरंदर है ना, तो पुरंदर से क्या हो गया? शिवाजी। ठीक है, तो पुरंदर ने क्या लिखी? शिवाजी के बारे में चीज लिखी। नेक्स्ट है कश्मीर 370 के साथ और बाद। कश्मीर 370 के साथ और बाद, ये लिखी है जितेंद्र दीक्षित ने। जितेंद्र दीक्षित ने लिखी है। नेक्स्ट है द जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये लिखी है संजय बारू ने। संजय बारू कौन है? आपको पता ही होगा, ये पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के क्या रहे थे? ये असिस्टेंट रहे थे।
और जो ये एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर आई थी, ये इन्हीं की बुक पे बनी हुई थी, संजय बारू की। तो उनसे आप याद रख लेना कि भाई इन्होंने 75 साल की पूरी इंडियन इकोनॉमी के बारे में एक सब कुछ डेटा एक कलेक्ट किया, उसकी बुक लिखी है संजय बारू ने, 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सॉरी। नेक्स्ट है बीबी माई स्टोरी, ये किसने लिखी है? बेंजामिन नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू ने लिखी है बीबी माई स्टोरी, ठीक है। ये इजराइल के पूर्व पीएम है, आपने देखा ही होगा। नेक्स्ट है द लाइट वी कैरी, द लाइट वी कैरी, ये लिखी है मिशेल ओबामा ने। द लाइट वी कैरी ये लिखी है किसने? मिशेल ओबामा ने। मिशेल ओबामा क्या है? बराक ओबामा की पत्नी। नेक्स्ट है चैलेंज टू ए लिबरल पॉलिटी, ह्यूमन राइट्स, सिटीजनशिप एंड आइडेंटिटी, ये लिखी है मोहम्मद हामिद अंसारी ने, मोहम्मद हामिद अंसारी ने लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी ए ब्रीफ हिस्ट्री, ये लिखी है पुलप्ते बालकृष्णन ने, ठीक है। इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी ए ब्रीफ हिस्ट्री, ये लिखी है पुलप्ते बालकृष्णन ने, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? तो भाई नेहरू जी के जन्मदिन पे क्या मनाते हैं? बाल दिवस। तो इसलिए बाल दिवस आ रहा ना, यहाँ पे बाल आ रहा, तो यहाँ से आप लिंक कर लेना कि बालकृष्णन ने इसके बारे में क्या लिखी है, बुक लिखी है, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रमुख युद्ध अभ्यास, और यहाँ से तो 100% आपके क्वेश्चन आता ही है हर एग्जाम में, तो आप इसको देख लेना जरूर। प्रमुख युद्ध अभ्यास, पहला है वज्र प्रहार, वज्र प्रहार 2022। वज्र प्रहार में क्या है? भारत और अमेरिका के बीच है ये, ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच में होता है। कैसे याद रखेंगे इसको? तो भाई वर्तमान जो एरा है, वर्तमान जो समय है, उसमें अमेरिका ना एक वज्र की तरह, ठीक है, वज्र की तरह है, और साथ में अमेरिका को दूसरा वज्र कौन चाहिए? दूसरा कौन चाहिए? भारत चाहिए, ठीक है। तो दोनों वज्र मिलेंगे तो कौन सा युद्ध अभ्यास करेंगे? वज्र प्रहार, ठीक है, वज्र प्रहार करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है उदार शक्ति, उदार शक्ति किसके बीच में होता है? भारत और मलेशिया के बीच में, ठीक है, भारत और मलेशिया के बीच में होता है, वायुसेनाओं के बीच में, ठीक है। उदार शक्ति होता है भारत और मलेशिया की वायुसेनाओं के बीच में। नेक्स्ट है अल नजाह 2022, अल नजाह 2022। अब अल नजाह को देखते ही आपको पता चल रहा होगा कि भाई किसी मुस्लिम कंट्री के साथ में होगा पक्का ये युद्ध अभ्यास। तो ये मुस्लिम कंट्री है ओमान, ठीक है, ओमान के साथ हुआ है ये। ओमान आपने देखा ही होगा, अदन की खाड़ी के पास स्थित है, लगभग आसपास ये ओमान जो यूएई है उसके पास में स्थित है। अल नजाह अभ्यास है जो भारत और ओमान की सेनाओं के बीच में हुआ है। ये इनके बीच में क्या है? तीनों सेनाओं के बीच में अभ्यास होता है, भारत और ओमान के बीच में। तो ये अभ्यास हम देख लेते हैं। सेना के बीच में अभ्यास होता है, थल सेना के बीच में होता है अल नजाह, ठीक है, अल नजाह उसको बोलते हैं। वायु सेना के बीच में होता है, उसको बोलते हैं ईस्ट ब्रिज, ठीक है, ईस्ट ब्रिज। इसको याद करने की आपको थोड़ी सी मैं ट्रिक बता देता हूँ कि भाई ब्रिज होता है ना, ब्रिज, वो क्या होता है? वो वायु में या हवा में लहराता रहता है, ठीक है, वायु में या हवा में लहराता रहता है, ऐसे बनता है ब्रिज। तो देखो ये हवा में लहराता रहता है, तो वायु से क्या हो गया? वायुसेना, ठीक है। तो ईस्ट वायुसेना के बीच में क्या है? ईस्ट ब्रिज। नौसेना के बीच में क्या है? नसीम अल बहर, नसीम अल बहर। और अल नजाह क्या है? सेना के बीच में अभ्यास, ठीक है, सेना के बीच में अभ्यास है, ठीक है। और यहाँ पे भी आप नौसेना की कैसे याद रखोगे? देखो भाई यहाँ पे भी अल आ रहा है, यहाँ पे भी अल आ रहा है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे आप। इससे अच्छा आप याद रखना कि भाई बहर आ रहा है यहाँ पे, यहाँ से बहर से आप समझ लेना कि बहाव है, ठीक है, बहाव। तो बहाव कहाँ पे होगा? पानी में, और पानी में कौन सी होती है? नौसेना, ठीक है। तो बहरे वाला क्या है? नौसेना का है, और नजाह वाला क्या है? सेना का है, ठीक है, ये थल सेना का है। नेक्स्ट है विनबेक्स, ये तो सिंपल ही है, इसे तो नाम से ही पता चल जाएगा। वी से वियतनाम, IN से इंडिया, ठीक है, वियतनाम इंडिया, तो भारत और वियतनाम के बीच में है, ठीक है। नेक्स्ट है वोस्तोक 2022। भाई वोस्तोक तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि रूस का होगा पक्का ही, व्लादिवोस्टोक, ये फलान दिक्कत वोस्टोक, इतने नाम मिलेंगे वोस्तोक से। वहाँ पे एक व्लादिमीर से वहाँ पे बहुत नाम मिलेंगे, जैसे व्लादिमीर पुतिन है, तो वोस्तोक नाम से भी आपको बहुत सारे नाम मिलेंगे वहाँ पे। तो वोस्तोक रशियन भाषा का शब्द है। तो वोस्तोक 2022 जो युद्ध अभ्यास है वो रूस ने आयोजित किया है, और ये बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास है। बहुपक्षीय का अर्थ क्या है? कि बहुत सारे देश इसमें शामिल हो रहे हैं। जैसे ये द्विपक्षीय था, क्योंकि भारत और जो वियतनाम थे वो इसमें शामिल थे, और वोस्तोक क्या है? भूपक्षीय है। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? रूस में। इसमें भाग किसने लिया? तो 6 देशों ने भाग लिया। 4 तो आपके लाइन में सारे के सारे एक सिद्ध में है, रूस, मंगोलिया, चीन, भारत, ठीक है, रूस, मंगोलिया, चीन, भारत। और तो देखो आपको नक्शा याद रखना चाहिए हर तरीके से। ज्योग्राफी अगर आपको याद आती है ना, तो आपको चीज़ें आसान हो जाती हैं याद करने में।
जैसे यहाँ पे याद रखेंगे हम, अब इनको रटोगे, भारत, चीन, रूस, बेलारूस, मंगोलिया, तजाकिस्तान, तो उससे अच्छा आप क्या है, आप मैप्स याद रखो ना। मैप्स अगर आप याद रखोगे तो आसानी से आपको चीज़ें याद होंगी। तो यहाँ पे क्या है, रूस, मंगोलिया, यहाँ पे चीन, फिर आता है भारत। तो इनको आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो 4 देश तो ये हो गए। फिर इधर रूस के ही टच में एक देश है बेलारूस, ठीक है। बेलारूस आता है, जो कि यहाँ पे यूक्रेन आता है, यूक्रेन की साइड में टच है, इधर बेलारूस आता है, और इधर क्या है, रूस है, ठीक है। तो रूस के साथ वाला हो गया बेलारूस, और इधर एक देश आता है ताजिकिस्तान, ठीक है। ताजिकिस्तान मध्य एशियाई देश है, चीन और रशिया के लगभग टच में से ही है। तो ये ताजिकिस्तान ने भाग लिया, ठीक है, इसमें दोस्तों ने। नेक्स्ट है पिच ब्लेक। पिच ब्लेक है, ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ है। रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना ने इसको आयोजित किया है, और ये बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है, ठीक है। रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना ने इसको आयोजित किया है, बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है। बहुपक्षीय मतलब काफी सारे देश इसमें शामिल हैं, 17 देश इसमें शामिल हैं, जिसमें भारत ने इस बार पहली बार भाग लिया, ठीक है। ये 17 देश आपको याद नहीं रखने हैं, मैंने आपको समझने के लिए आपको लिख दिया लगभग ये, तो आपको याद नहीं रखना है। अब नेक्स्ट और लास्ट हम देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। कुछ इसमें काम की बातें हैं जो कि हम देख लेते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच में ये संयुक्त नदी आयोग की 38वीं बैठक हुई है, ठीक है। भारत और बांग्लादेश के बीच में संयुक्त नदी आयोग की 38वीं बैठक हुई है, कहाँ पे, नई दिल्ली में, ठीक है। इसमें भाग कौन लेगा, तो भारत की तरफ से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत लेंगे, और बांग्लादेश की तरफ से उनके जाहिद फारूक ने भाग लिया था। ये देख लेना, आपके उनके जल संसाधन राज्य मंत्री हैं, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई उन्हें पूछने वाला। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें किस नदी पर समझौता जो हुआ है, तो एक कुशियारा नदी के जल पे क्या हुआ है, समझौता हुआ, ठीक है। कुशियारा नदी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी आपके इंटरनेशनल जो IR है वहाँ पे पढ़ाया जाएगा ये, कि कुशियारा नदी का क्या किया इन्होंने, समझौता जो ज्ञापन था उसको अंतिम रूप दे दिया है। कुशियारा नदी के जल बंटवारे पर इन दोनों के देशों के बीच में समझौता हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 ये कहाँ पे आयोजित हुआ है, नई दिल्ली में। और इस अवसर में ये उद्घाटनकर्ता कौन थे इसके, अमित शाह थे। और इस अवसर पे जो गृह मंत्री हमारे श्री अमित शाह हैं, उन्होंने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा तैयार किए गए नाफिस नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम नाफिस का उद्घाटन किया, ठीक है। नाफिस का उद्घाटन क्या है, ये नाफिस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाफिस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये नाफिस क्या है आपसे पूछ लेंगे डायरेक्ट, नाफिस क्या है, तो फिंगरप्रिंट से संबंधित है या फिर मिसाइल है, ऐसे आपको 4 ऑप्शन देके पूछेंगे। तो ये क्या है, फिंगरप्रिंट प्रणाली से संबंधित है। इसका पूरा नाम क्या है, नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली। ये क्या चीज है, इसमें क्या है, एक ही जगह पर सब लोगों के पूरे देश में जो है उनके फिंगरप्रिंट क्या रखेंगे, हम सेव रखेंगे। और आपने जैसे अब ये भारत है, ठीक है, मैं जैसे बेसिक नक्शा बना रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भारत है, आपने क्राइम कर दिया यहाँ पे त्रिपुरा में, ठीक है, और आप हो राजस्थान के, तो वहां पे आपके फिंगरप्रिंट मिल गए, तो आपको तुरंत क्या कर लिया जाएगा, ट्रेस कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये एक पूरे देश में जो भी अपराधी हैं उनकी आराम से हम खोज कर सकते हैं नाफिस। तो भाई कभी भी कोई भी अपराध करो तो उससे पहले 100 बार सोचना, क्योंकि फिंगरप्रिंट के माध्यम से आप कहीं भी रहोगे आप पकड़े जाओगे तुरंत। तो अभी अपराध किसी को नहीं करने, वैसे भी नहीं करने, इससे पहले भी सॉरी। नेक्स्ट हम देखते हैं 23वां इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो, ठीक है, सी फूड शो। तो सी जो फूड होता है जो समुद्रों में पाया जाता है उसका एक शो होता है, वो वहाँ पे कब आयोजित किया जाएगा, फरवरी 2023 में। डेट याद रखने की जरूरत है नहीं, आप देख लेना थोड़ा सा, कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, विश्व बांग्ला मेला प्रांगण, विश्व बांग्ला मेला प्रांगण कोलकाता पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। बाकी चांस कम है इसके, थोड़ा सा आप देख लेना अगर देखो तो। नेक्स्ट है स्माइल 75 पहल। स्माइल 75 पहल ये क्या है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं जो भारत सरकार के डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, उनके द्वारा शुरू की गई है। जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय उनके मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, उनके द्वारा शुरू की गई है। और जो भिक्षा मांग के हम जीवन यापन करते हैं लोग,
जो निराश्रयी हैं, जिनके पास कोई आश्रय नहीं है, उनके लिए स्माइल 75 पहल शुरू की गई है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। फुल फॉर्म आपको याद नहीं रखनी है, बस ये याद रखना ये कि जो भिक्षावृत्ति लोग करते हैं और जो निराश्रयी लोग हैं, उनके लिए एक ये स्माइल 75 पहल स्टार्ट की गई है। और इन ये जो परियोजना है, इसके तहत 75 नगर निगमों में जो ये भिक्षावृत्ति काम करने वाले लोग हैं, उनको पुनर्वास करवाया जाएगा। ठीक है, पुनर्वास करवाया जाएगा, उनको रहने खाने की सुविधा दी जाएगी। नेक्स्ट है लंपी प्रो वैक्सीन लॉन्च की है। ठीक है, लंपी प्रो वैक्सीन लॉन्च की है। पूरा नाम है लंपी प्रो इंड वैक्सीन। लंपी प्रो इंड वैक्सीन स्वदेशी वैक्सीन है। किसने इसको डेवलप किया है? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र द्वारा इसको विकसित किया गया। ठीक है, जो कि हिसार हरियाणा में स्थित है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र द्वारा इसको विकसित किया गया है। नेक्स्ट है पिंगली वेंकैया। ठीक है, पिंगली वेंकैया कौन थे? तिरंगे को उन्होंने डिजाइन किया था। हाल ही में उनकी 146वीं जयंती थी, उनके सम्मान में केंद्र सरकार ने इनके ऊपर डाक टिकट जारी किया। ठीक है, इसलिए चर्चा में थे। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज ये गौतम बुद्ध नगर में नोएडा में जो IIH है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज, उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित किया जाएगा, जो कि किसके अंडर आएगी? UGC के अंडर आएगी। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत आएगी। कहाँ पे स्थापित की जाएगी? गौतम बुद्ध नगर नोएडा में। ठीक है, तो ये आप देख लेना भाई। काफ़ी लोगों की डिमांड आई थी कि बाकी जो करंट अफेयर बचा हुआ है उसको भी कराऊं, तो मैंने करवा दिया है। अब आपकी देखने की जिम्मेदारी है। और थैंक यू एवरीवन। इसकी जो क्लास की PDF है वो भी मैं आपको साथ शेयर कर दूंगा। और जो हमारी ओरिजिनल PDF है जिसमें कुछ 6 पेज होंगे, ये तो मैंने इसकी साइज़ बढ़ा दी तो इतने पेज हो गए, अदरवाइज ये थोड़ा सी इसमें दिखने में प्रॉब्लम आती है। बाकी उसमें ओरिजिनल अगर PDF हम देखेंगे तो 6-7 पेज है मुश्किल से, तो वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। और मटेरियल देखो, आप पेज के ऊपर मटेरियल को डिसाइड मत किया करो, उसमें कितना शॉर्ट में कंटेंट दिया हुआ है वो इंपॉर्टेंट है। इसमें हम पेज तो उसमें हम जो लेटर्स हैं उनकी साइज कितनी रखते हैं उस पर भी डिपेंड करता है ना, तो उसमें आप मत जाया करो। हम कंटेंट हमेशा संक्षिप्त कंसाइज रखने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हम वैल्यू एडिशन उसमें होना चाहिए, पेजेज नहीं गिना करो आप। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन हमारा वीडियो देखने के लिए, और चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू एवरीवन।